नमस्कार, मैं इंद्र स्वागत करता हूं मेरे साथियों के साथ देश के सबसे बड़े मुद्दे जीडीपी को लेकर। मैं और मेरे साथी आज आपको बताएंगे जीडीपी से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं दिव्या। आज मैं आपको बताऊंगी कि सरकार को जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए किन विशेष बातों पर ध्यान देना चाहिए, किन पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जीडीपी क्या है और इसकी शुरुआत कब से हुई। जीडीपी को अमेरिका के अर्थशास्त्री साइमन द्वारा 1935 से 44 के दौरान पहली बार इस्तेमाल किया गया और उन्होंने ही अमेरिका सहित पूरे विश्व को जीडीपी के बारे में जानकारी दी। साइमन का पूरी दुनिया के सामने जीडीपी को रखना यह दौर वो था जब विश्व बैंकिंग संस्थान पूरे विकास का अनुमान लगाने का काम संभाल रही थी। तब अधिकतर को इसका कोई एक शब्द नहीं मिल पा रहा था। तो साइमन ने अमेरिका की कांग्रेस के सामने जीडीपी को सबसे पहले परिभाषित किया। तो इसके बाद में IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और अब बात करते हैं कि जीडीपी क्या है और इसे कैसे समझा जा सकता है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। यह किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने या फिर उसको जानने का एक जरिया है जो कि हमारे देश में हर एक तिमाही में इसकी माप या गणना होती है। जीडीपी के तहत कृषि, उद्योग व सेवा तीन प्रमुख घटक आते हैं। इन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने की औसत के आधार पर जीडीपी दर तय होती है। जीडीपी को दो तरह से प्रस्तुत किया जा सकता है क्योंकि उत्पादन की मदें महंगाई के साथ गिरती और बढ़ती रहती हैं। यह पैमाना है कॉन्टैक्ट प्राइस, यह जिसके अंतर्गत जीडीपी की दर व उत्पादन का मूल्य एक आधार वर्ष में उत्पादन की कीमत पर तय होता है, जबकि दूसरा पैमाना है करेंट प्राइस जिसके अंतर्गत उत्पादन वर्ष की महंगाई दर को शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने एक साल के अंदर 100 कुर्सियां बनाई है जिसमें से पर कुर्सी की रेट आपने 200 रुपए रखी है। लेकिन आपकी जब एक साल के अंदर 100 कुर्सियां बिक जाती है सारी की सारी 200 रुपए में, तो आपकी जीडीपी निकल कर आती है एक साल की 20,000 रुपए। और यही देश में हुआ प्रोडक्शन हमारी देश की जीडीपी को बताता है। सबसे पहले सरकार को जीडीपी को पटरी पर लाने के लिए अर्थशास्त्रियों के अनुसार अपने बड़े जनधारकों का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही अर्थव्यवस्था में जीडीपी को मजबूत करने के लिए यह अति आवश्यक है। राजनीतिक मुद्दे, हिंदू राष्ट्रवाद, राम मंदिर, कश्मीर, बाहरी जातिवाद आदि को परे रखकर जीडीपी के स्तर को सही दिशा में लाने पर काम करना होगा। अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव करना होगा और ये बहुत ही जरूरी है और अहम भी है। साथ ही साथ आयात को कम कर छोटे उद्योगों, जो छोटे लघु उद्योग हैं, जहां जैसे छोटे व्यापारी हैं, उनको बढ़ावा देना होगा। साथ ही साथ विदेशों से होने वाले आयात रिश्तों पर भी ध्यान देना होगा। साथ ही देश के लोगों को स्वदेशी वस्तु अपनाने के लिए उन्हें प्रेरित करना होगा। ये बहुत ही अहम मुद्दा है कि अपने देश की वस्तु, स्वदेशी वस्तु हम अपनाएं। देशी वस्तुएं जो हम अपना रहे थे अब तक, अब उनका बहिष्कार करें और अब ज्यादा से ज्यादा हम स्वदेशी वस्तुओं को ही अपनाएं। साथ ही साथ और जो नई नीतियां हैं, निवेश पर ध्यान दें। देश की कंपनियों का जो संकट मूल्यांकन करें। भारत की अर्थव्यवस्था व जीडीपी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। ये बहुत ही अहम पॉइंट है क्योंकि एक कृषि ही है जो भारत की अर्थव्यवस्था और जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने में अति सहायक है, मैं कह सकती हूँ। जिस प्रकार कोरोना काल में किसान के द्वारा सरकार को समर्थन मिल पाया था और इसीलिए एग्रीकल्चर क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कृषि विशेषज्ञों ने के साथ मिलकर एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाने व विकसित करने पर भी ध्यान देना होगा। क्योंकि देखिए, जब तक कृषि को हम
जो कृषि क्षेत्र है उसे बढ़ाएंगे नहीं तब तक हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। और ये बहुत ही अच्छा और अहम पॉइंट मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि अगर इन सभी बातों पर अगर ध्यान दिया जाएगा तो जरूर हमारे देश की जीडीपी जो है वो ग्रो करेगी। और आप लोगों से भी यही है कि आप लोग भी स्टूडेंट हैं या फिर आप लोग लघु उद्योगों में काम करने वाले हैं, तो आप लोग भी विशेष ध्यान रखिए और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाइए, किसी भी माध्यम से पहुंचा सकते हैं ताकि आपका भी एक छोटा सा सहयोग जीडीपी बढ़ाने में मदद करे। जीडीपी गिरने का सीधा असर आपके होने वाले जेब खर्चे पर होता है, यानी कि जब किसी देश की जीडीपी गिरती है तो उस देश की महंगाई भी बढ़ती है और उस देश का आर्थिक विकास रुक जाता है, क्योंकि जीडीपी गिरने के साथ साथ गवर्नमेंट के पास उतना टैक्स भी नहीं पहुंच पाता और उस देश का विकास भी रुक जाता है। और आपको बता दें कि जीडीपी गिरने के कारण रोजगार की समस्या भी आ सकती है, यानी कि उस देश का युवा बेरोजगार हो सकता है। जीडीपी गिरने से कई आर्थिक मंदियों का सामना करना पड़ता है। गरीबी रेखा से ऊपर उठने वाले लोग या फिर जो लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं उनको भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गरीब आदमी या फिर किसान पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है, यानी कि जीडीपी गिरने के साथ साथ ही उन लोगों को अपने दैनिक जीवन को चलाने में काफी समस्याएं झेलनी पड़ती है और साथ ही साथ उस देश का विकास भी रुक जाता है। यानी कि जीडीपी का किसी भी देश की आर्थिक विकास में या फिर आर्थिक मंदी में काफी योगदान रहता है। अब मैं आपको बताता हूं कि मोदी सरकार और यूपीए सरकार में जीडीपी ग्रोथ कितनी प्रतिशत रहा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीए सरकार की। तो यूपीए सरकार की 2004 से 5 में 7.9%, 2005 से 6 में 9.3%, 2006 से 7 में 9.3%, 2007 से 8 में 9.8%, 2008 से 9 में 3.9%, 2009 से 10 में 8.5%, 2010 से 11 में 10.3% और 2011 से 12 में 10% और 2012 से 13 में 5.5% और 2013 से 14 में 6.4% रहा। तो यूपीए सरकार की जीडीपी ग्रोथ रेट का दर एवरेज 8.1% रहा। वहीं बात करें मोदी सरकार की तो उनके कार्यकाल में जीडीपी ग्रोथ दर 2014 से 15 में 7.4% रहा, 2015 से 16 में 8.0% रहा, 2016 से 17 में 8.2% रहा, 2017 से 18 में 7.2% रहा, 2018 से 19 में 6.8% रहा, 2019 से 20 में 4.2% रहा। और वहीं बात करें वर्तमान की तो 2020 से 21 में -10.0% के साथ -23.9% जीडीपी गिर गई है, जो कि आज तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीडीपी में गिरावट है। वहीं एनडीए यानी मोदी सरकार की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ दर एवरेज 4.5% रहा। इससे साबित होता है कि मोदी सरकार अर्थव्यवस्था के मामले में बिल्कुल नाकाम साबित हो गई है।